दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं AIBE की परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह, ऑप्शंस हैं, केवल युगांडा में, केवल उस देश में, मृतक जहां का नागरिक था, उपयुक्त दोनों में से कहीं भी, दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। भारत का कोई नागरिक विदेश में हत्या करता है और फिर भारत में यानी कि दिल्ली में पकड़ा जाता है, उसके लिए ये कंडीशंस हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि यह दिल्ली में पकड़ा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के उपबंध किसी ऐसे अपराध को भी लागू हैं जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो। किसी ऐसे अपराध को भी लागू हैं जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो। भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू हैं जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है, किंतु भारतीय दंड संहिता के अपराध के अंतर्गत अपराध नहीं है। अगला ऑप्शन है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है डी, यानी कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हत्या करता है और बाद में बम्बई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, बम्बई में, उपयुक्त में से कहीं भी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बम्बई में। आगे देखते हैं। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, नहीं, क्योंकि अपराध इंग्लैंड में कारित किया गया है। हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में। उसका विचारण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होगा, उसका विचारण कहीं नहीं होगा। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, यानी कि हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में और भारतीय दंड संहिता की धारा 7 में। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं, धारा 16, धारा 17, धारा 18 और धारा 19। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द द्योतक है। ऑप्शंस हैं, केवल केंद्रीय सरकार का, केवल राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का, सरकार या राज्य सरकार का। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का।
अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द जो तक होता है उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, एक सिविल जज के न्यायालय का, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। न्यायालय शब्द जो तक होता है, 4 ऑप्शंस हैं, इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है सी, यानी कि ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। ऑप्शंस हैं, नगर निगम आयुक्त, संसद सदस्य, विधायक, विश्वविद्यालय का परीक्षक। कौन लोक सेवक नहीं है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि विश्वविद्यालय का परीक्षक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। ऑप्शंस हैं, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट, पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य। एक बार फिर से पूछा गया है कौन लोक सेवक नहीं है, 4 ऑप्शंस हैं, इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है सी, यानी कि पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं, धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में तथा धारा 27 में। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है बी, यानी कि धारा 23 में। अगला प्रश्न है, कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं 20, 23, 24 या 25। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है इसका डी, यानी कि 25। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति डॉट के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। ऑप्शंस हैं कि पत्नी, के मित्र, के पिता, की माता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पत्नी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, किसी अन्य चीज़ से मिलती जुलती चीज़ को आशय से सदृश प्रवंचना करना है। कूटकरण, धोखा, छल, रिष्टि। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कूटकरण। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 32 में, धारा 33 में, धारा 23 में, धारा 24 में। कार्य शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी सामने है। उत्तर है इसका उत्तर बी, यानी कि धारा 33 में, 33। आगे देखते हैं, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। धारा 34 में, धारा 149, धारा 297 में, धारा 316 में। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान किस धारा में है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि धारा 34 में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता से कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। धारा 34, धारा 35, धारा 149, उपर्युक्त सभी धाराएं। संयुक्त दायित्व से संबंधित
कौन सी धारा है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि उपर्युक्त सभी धाराएं। 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी दायी हैं, पृथक रूप से, संयुक्त रूप से, पृथक व संयुक्त रूप से, कोई नहीं। 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी दायी हैं। 4 ऑप्शंस हैं, इसका उत्तर है बी, यानी कि संयुक्त रूप से। आगे देखते हैं, दंड संहिता की कौन सी धारा संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शंस हैं धारा 34, धारा 36, दोनों धाराएं यानी कि 34 और 36, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि धारा 34। आगे देखते हैं, सामान्य आशय से अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं 2 या अधिक व्यक्तियों में एक सा आशय, 2 या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता, 2 या अधिक व्यक्तियों का एक ही आशय रखना, एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। ये थे कुछ प्रश्न AIB की परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।